क्या वाकई 450 करोड़ की दौलत के लिए सनी देओल ने अपनी सौतेली मां के घर की दहलीज पार की? आखिर क्यों धर्मेंद्र जी के निधन के सिर्फ 6 दिन बाद, वो भी काली अंधेरी रात में, सनी देओल को हेमा मालिनी के बंगले अद्वैत पहुंचना पड़ा? क्या 40 साल पुरानी नफरत की दीवार गिर गई है, या फिर बंद दरवाजों के पीछे जायदाद के बंटवारे का कोई नया पन्ना लिखा जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, सनी देओल उस रात अकेले नहीं थे। उनके साथ वो शख्स था जिसका रिश्ता इस परिवार से बहुत पहले ही टूट चुका था। तो वह वहां क्यों आया? क्या उसकी मौजूदगी महज इत्तेफाक थी, या कहानी में कोई गहरा मोड़ छुपा था? दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए दिल पर छप जाती हैं। 24 नवंबर 2025, वह दिन जब हमने अपने प्यारे धर्मेंद्र जी को खो दिया। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ पर्दे का हीरो नहीं था, दिलों का भी नेक बादशाह था। लेकिन उसके ठीक एक हफ्ते बाद, 1 दिसंबर 2025 की रात, मुंबई की वो सड़कें जो अक्सर सितारों की चमक से जगमगाती रहती हैं, उस रात जैसे खामोशी का कफन ओढ़े हुई थी। हवा में एक अजीब सा बोझ था। घड़ी की सुइयां रात के साए में आगे बढ़ रही थीं। तभी अचानक एक काली SUV धीरे से आकर अद्वैत के मेन गेट पर रुकती है। गेट खुलता है और गाड़ी से उतरने वाला शख्स देखकर वहां मौजूद गार्ड भी कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र के बड़े बेटे, बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन सनी देओल थे। ये कोई आम विजिट नहीं थी। ये वह पल था जिसका शायद 4 दशक से इंतजार किया जा रहा था, या जिससे 4 दशक तक लोग बचते आए थे। सोचिए, वही घर जहां सनी देओल ने कभी कदम नहीं रखा, वही दहलीज जिसे लेकर उन्होंने हमेशा एक खामोश दूरी बनाए रखी, वही रिश्ते जिन्हें उन्होंने कभी शब्द नहीं दिए। उस रात वही सनी देओल उस घर के दरवाजे पर खड़े थे। आखिर क्यों? क्या मजबूरी थी? क्या बदल गया था? क्या पिता के जाने के बाद रिश्तों की बर्फ पिघल रही थी, या फिर कोई नया तूफान आने वाला था? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस दर्द में, उस खामोशी में जो धर्मेंद्र जी के जाने के बाद देओल परिवार पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी थी। 24 नवंबर का वो मनहूस दिन, जब ब्रीच कैंडी अस्पताल से खबर आई कि हमारे प्यारे धर्म पाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा देश सदमे में था। फैंस की आंखें नम थीं और सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा हॉल तक बस एक ही सन्नाटा था, धर्म जी चले गए। लेकिन इस मातम के बीच लोग धीरे धीरे एक और सवाल पूछ रहे थे, अब देओल परिवार का क्या होगा? क्या प्रकाश कौर का परिवार और हेमा मालिनी का परिवार अब एक साथ आएगा, या फिर धर्मेंद्र जी के जाने के बाद ये दूरियां और बढ़ जाएंगी? और शुरुआत में तो लग रहा था कि दूरियां वाकई बढ़ चुकी हैं। 27 नवंबर को जब प्रार्थना सभा हुई, तस्वीरें देखने वाले हर शख्स के मन में सवाल उठने लगे। ताजलैंड्स होटल में सनी देओल और बॉबी देओल ने एक भव्य प्रेयर मीट रखी थी। पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा था। हर आंख नम थी। माहौल बिल्कुल टूटे हुए घर जैसा। सोनू निगम धर्मेंद्र जी के गाने गा रहे थे और सनी बॉबी 2 छोटे बच्चों की तरह फपक कर रो रहे थे। लेकिन उस भीड़ में ना हेमा मालिनी दिखी, ना ईशा, ना अहाना। उनकी अनुपस्थिति ने अफवाहों को और हवा दे दी। इसी दौरान, ठीक उसी वक्त, जुहू में हेमा मालिनी के बंगले अद्वैत में एक बिल्कुल अलग ही माहौल था। वहां ना कोई मीडिया की भीड़ थी, न कैमरों की चमक, सिर्फ भजनों की मधुर गूंज, दीपक की हल्की रोशनी और दुख में डूबा एक शांत घर। हेमा जी ने अपने घर पर एक निजी भजन संध्या रखी थी। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा वहां मौजूद थी। उन्होंने बाहर आकर बस इतना कहा। हेमा जी का रो रो कर बुरा हाल था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो टूट चुकी थी। लोग बातें बनाने लगे, देखो, पिता के जाते ही बेटे ने सौतेली मां को पूछा तक नहीं। सोशल मीडिया पर कहानी बनने लगी कि अब जायदाद को लेकर महाभारत होगी। लेकिन 1 दिसंबर की रात इन सारी अफवाहों को एक जोरदार तमाचा लगा। जब सनी देओल बिना किसी तामझाम के अपनी सौतेली मां के घर पहुंचे, तो ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक संदेश था। 45 साल से चली आ रही उस दूरी, उस परंपरा का अंत था। सनी देओल वहां जायदाद लेने नहीं गए थे, बल्कि वो वह फर्ज निभाने गए थे जो उनके पिता अपने पीछे उनके कंधों पर छोड़ गए थे। हैरानी की बात यह थी कि सनी देओल की गाड़ी में भरत तख्तानी भी मौजूद थे। जी हां, ईशा देओल के पूर्व पति, जिनसे उनका तलाक हो चुका है। सोचिए, जिस दामाद का रिश्ता अब कागजों पर खत्म हो चुका है, वो इस दुख की घड़ी में सनी देओल के साथ खड़ा था। यह साबित करता है कि देओल परिवार के रिश्ते कागजों के मोहताज नहीं हैं,
भरत तख्तानी का वहां होना और सनी का उन्हें साथ ले जाना यह दिखाता है कि सनी आज भी ईशा के रक्षक हैं। उनके बड़े भाई हालात चाहे जैसे भी हों। सूत्रों के मुताबिक यह मुलाकात बेहद भावुक थी। घर के अंदर का माहौल गम से भरा हुआ था। अद्वैत का वो बड़ा सा डांस हॉल जहां हेमा जी रियाज करती हैं, जहां दीवारों पर रजिया सुल्तान के दौर की धर्मेंद्र और हेमा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं, उसी हॉल में सनी देओल ने अपनी सौतेली माँ और बहनों के आंसू पोंछे। कहा जा रहा है कि सनी ने साफ कर दिया है, अब वे ही इस पूरे परिवार के मुखिया हैं और किसी को भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। अब बात उस मुद्दे की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, 450 करोड़ की संपत्ति। धर्मेंद्र जी अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ गए हैं। जुहू के 2 आलीशान बंगले, लोनावला का 100 एकड़ में फैला फार्म हाउस, विंटेज कारों का कलेक्शन, रेस्टोरेंट और बिजनेस जिनकी कीमत करोड़ों में है। बाजार में चर्चा थी कि सनी और बॉबी अपनी सौतेली बहनों को जायदाद से बेदखल कर देंगे। लोग ये भी कह रहे थे कि क्योंकि धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया, इसलिए कानूनी तौर पर हेमा मालिनी और उनकी बेटियों का हक कमजोर पड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी बातें बकवास साबित हुई हैं। देओल परिवार के बेहद करीबी सूत्रों ने खुलासा किया है कि सनी देओल का दिल अपने पिता की तरह ही बहुत बड़ा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि न कोई ड्रामा होगा, न कोई कोर्ट कचहरी। ईशा और आहाना को उनका पूरा हक मिलेगा और सम्मान के साथ मिलेगा। सनी ने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए पैसा नहीं बल्कि पिता की इज्जत और परिवार की एकता सबसे ऊपर है। इस संपत्ति की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। धर्मेंद्र जी की एक ऐसी जायदाद थी जिसे उन्होंने अपने किसी भी बच्चे सनी, बॉबी, ईशा या आहाना को नहीं दिया। लुधियाना के डांगो गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन और घर जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, वो उन्होंने अपने भतीजे बूटा सिंह को दान कर दिया था। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र जी जानते थे कि उनके बच्चे मुंबई की जिंदगी में ढल चुके हैं। वे गांव की मिट्टी, उस घर और उस जमीन की देखभाल नहीं कर पाएंगे। यह फैसला दिखाता है कि धर्मपाजी कितने दूरदर्शी और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उन्होंने उस जमीन का हक उसी को दिया जो वहां रहता था, जो उस घर की देखभाल करता था और जो सचमुच उस विरासत को संभाल सकता था। यह किस्सा आज इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि यह बताता है कि देओल परिवार में संपत्ति को लेकर वह लालच नहीं है जिसकी दुनिया उम्मीद कर रही थी। अब जरा सनी देओल और हेमा मालिनी के रिश्तों के इतिहास पर नजर डालिए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1970 का दशक वह दौर था जब हवाओं में ही रोमांच, बगावत और बदलाव की सुगंध घुली हुई थी। एक तरफ राजेश खन्ना का जादू धीरे धीरे उतर रहा था और दूसरी तरफ पंजाब के एक छोटे से गांव से आया गबरू जवान, जिसे दुनिया ही मैन के नाम से पहचानने लगी, बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहा था। धर्मेंद्र सिंह देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वे मर्दानगी, सादगी और शालीनता की मिसाल थे। उनकी भोली मुस्कान, मजबूत जिस्म और देसी अंदाज ने लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन उसी दौरान धर्मेंद्र का दिल उस समय की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर आ गया था। यह कहानी सिर्फ एक अफेयर की नहीं बल्कि समाज के नियमों को तोड़ने की हिम्मत की कहानी है। एक भरे पूरे परिवार के होते हुए दूसरे प्यार को अपनाने की कहानी। धर्मेंद्र जब मुंबई आए थे तब वे पहले से शादीशुदा थे। 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी और वे 4 बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजीता के पिता थे। प्रकाश कौर एक सीधी सादी पारिवारिक महिला थीं जिन्होंने कभी अपने पति के स्टारडम की चमक दमक को अपने घर परिवार के बीच नहीं आने दिया। लेकिन फिल्मी दुनिया की रंगीन रोशनियों में दिल का भटक जाना शायद लाजमी था। और यहीं से शुरू होती है वह प्रेम कहानी जिसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई थी। उस समय तक हेमा इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। उनकी खूबसूरती और गरिमा के किस्से हर तरफ थे। धर्मेंद्र, जो अपनी सादगी, खुशमिजाजी और देसी ठाठ के लिए जाने जाते थे, हेमा के आरक्षित स्वभाव, उनकी विनम्रता और उनके क्लासिकल डांस के प्रति समर्पण से गहराई से प्रभावित हुए। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री आग लगा रही थी, लेकिन असल जिंदगी में यह आग और भी तेजी से भड़कने लगी। हेमा मालिनी जानती थीं कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं। दूसरी औरत बनना उनके संस्कारों के खिलाफ था। उनकी मां जया चक्रवर्ती
जो हेमा के करियर और निजी जिंदगी पर कड़ी नजर रखती थीं, इस रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ थीं। जया जी को डर था कि एक शादीशुदा पुरुष के साथ रिश्ता उनकी बेटी का करियर और जिंदगी दोनों बर्बाद कर देगा। इसी वजह से उन्होंने हेमा के लिए दूसरे रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान इस कहानी में एंट्री होती है संजीव कुमार की, जो उस दौर के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते थे। फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार को हेमा से बेपनाह मोहब्बत हो गई। उन्होंने बाकायदा अपने माता पिता को हेमा के घर रिश्ता लेकर भेजा। हेमा की मां को यह रिश्ता पसंद भी आया, क्योंकि संजीव कुमार कुंवारे थे और उनकी ही बिरादरी के करीब थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि संजीव कुमार का परिवार ऐसी बहू चाहता था जो शादी के बाद फिल्मों में काम छोड़ दे और घर संभाले। ये बात उस समय अपने करियर की बुलंदी पर बैठी हेमा को मंजूर नहीं थी। इसके अलावा हेमा का दिल पहले ही धर्मेंद्र के पास था। संजीव कुमार का दिल इतनी बुरी तरह टूटा कि उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब जया चक्रवर्ती ने हेमा को धर्मेंद्र से दूर करने के लिए जंपिंग जैक जितेंद्र को चुना। हेमा और जितेंद्र अच्छे दोस्त थे और वारिस जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। जितेंद्र उस वक्त अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी, जो बाद में उनकी पत्नी बनी, के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन परिवार के दबाव और हेमा जैसी सुपरस्टार से शादी करने के आकर्षण ने जितेंद्र को इस रिश्ते के लिए राजी कर दिया। इसके बाद रचा गया वह शादी वाला ड्रामा जो बॉलीवुड इतिहास का सबसे बड़ा वैवाहिक रहस्य बन गया। हेमा के माता पिता नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र को इस शादी की भनक लगे, इसलिए तय हुआ कि शादी मुंबई में नहीं बल्कि चेन्नई, तब मद्रास में गुपचुप तरीके से कराई जाएगी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। परिवार वाले चेन्नई पहुंच चुके थे। हेमा भी मन मारकर इस शादी के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपते। किसी तरह यह खबर लीक हो गई और सीधे धर्मेंद्र के कानों तक पहुंच गई। खबर सुनते ही धर्मेंद्र आग बबूला हो गए। वे जानते थे कि अगर हेमा की शादी जितेंद्र से हो गई तो वे उन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। धर्मेंद्र ने बिना देर किए चेन्नई की फ्लाइट पकड़ी। लेकिन वे अकेले नहीं गए। वे अपने साथ जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को भी ले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि शोभा ही वह हथियार है जो जितेंद्र को रोक सकती है। जब धर्मेंद्र और शोभा चेन्नई पहुंचे तो वहां का माहौल किसी फिल्म के क्लाइमैक्टिक सीन जैसा था। कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र हेमा के घर पहुंचे तो वे हल्के नशे में थे और बेहद जज्बाती हालत में थे। हेमा के पिता वीएस रामानुजम चक्रवर्ती धर्मेंद्र को दरवाजे पर देखते ही भड़क उठे। उन्होंने क्रोध में कहा, तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम शादीशुदा आदमी हो, मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते। उन्होंने धर्मेंद्र को धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन प्यार में पागल धर्मेंद्र वहां से हिले तक नहीं। उन्होंने बार बार गुजारिश की कि उन्हें हेमा से अकेले में कुछ देर बात करने दी जाए। घर के अंदर एक कमरे में धर्मेंद्र हेमा के पैरों में गिर पड़े। वे रोते हुए उनसे विनती करने लगे कि वे यह बड़ी गलती न करें, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर बाहर शोभा सिप्पी ने जितेंद्र और उनके परिवार के सामने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि माहौल पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। आखिरकार हेमा का दिल पसीज गया। वे बाहर आईं और शादी के लिए कुछ दिनों का समय मांग लिया। यह सुनकर जितेंद्र और उनका परिवार अपमानित महसूस कर वहां से लौट गया। उस दिन यह साफ हो गया कि हेमा सिर्फ धर्मेंद्र की है और इसके लिए उन्हें चाहे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। जितेंद्र का अध्याय खत्म हुआ, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा की राह अब और कठिन हो गई। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने साफ कह दिया था कि वे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देंगी। वे अपने बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजीता के भविष्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ समझौता नहीं करना चाहती थीं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना गैर कानूनी था। ऐसे में धर्मेंद्र और हेमा ने वह रास्ता चुना जो आज भी विवादों में घिरा हुआ है। कई मीडिया रिपोर्टों और 2004 में आउटलुक मैगजीन में प्रकाशित दस्तावेजों के अनुसार 1979 में धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम कबूल किया ताकि वे एक दूसरे से निकाह कर सकें। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान या केवल कृष्ण रखा और हेमा का नाम आयशा ब्यारा चक्रवर्ती दर्ज हुआ। 21 अगस्त 1979 को दोनों का गुपचुप निकाह हुआ, जिसका मेहर 1,11,000 रुपये रखा गया था। बाद में
समाज और दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने 1980 में हिंदू रीति रिवाजों से भी शादी की। धर्मेंद्र ने हमेशा धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया, लेकिन दस्तावेजों के सामने आने के बाद यह रहस्य किसी खुली किताब जैसा हो गया। शादी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। पहला परिवार प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे, दूसरा परिवार हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां ईशा और आहाना। हेमा ने शादी तो कर ली, लेकिन वे कभी धर्मेंद्र के पहले घर में नहीं गईं। उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसाई। हेमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि धर्मेंद्र अक्सर रात को अपने पहले परिवार के पास चले जाते थे और मुझे कई रातें अकेलेपन में बितानी पड़ती थीं। मैं अपनी बेटियों को हमेशा यही कहती थी कि पापा शूटिंग पर गए हैं, ताकि उनके मन में पिता के लिए कोई कड़वाहट न आए। हेमा ने कभी प्रकाश कौर के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कभी पहला घर तोड़ने की कोशिश नहीं की और हमेशा अपनी सीमाओं का सम्मान किया। दूसरी तरफ प्रकाश कौर ने भी असाधारण धैर्य दिखाया। उन्होंने मीडिया में कभी धर्मेंद्र की बुराई नहीं की। मीडिया में उस वक्त ऐसी खबरें छपी थीं कि सनी देओल इस शादी से नाराज थे और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनकी मां प्रकाश कौर ने। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, उन्हें कभी पिता के खिलाफ नहीं भड़काया और परिवार को टूटने से बचाने में सबसे बड़ा योगदान वही था। फिर भी दिल में एक टीस थी, एक दूरी थी। ईशा देओल ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि उन्हें पापा के दूसरे घर यानी सनी भैया के घर जाने की इजाजत नहीं थी। मुंबई में दोनों परिवार पास पास रहते थे, लेकिन दिलों की दूरियां कई किलोमीटर लंबी थीं। सालों तक दोनों परिवारों के बीच यह अजीब और दर्द भरा रिश्ता चलता रहा। सनी और बॉबी, जो अपनी मां प्रकाश कौर के बेहद करीब थे, ने हेमा और उनकी बेटियों से हमेशा दूरी बनाए रखी। ये दूरी इतनी गहरी थी कि जब ईशा और आहाना की शादियां हुईं तो उनके सगे भाई सनी और बॉबी देओल वहां मौजूद नहीं थे। दुनिया ने सवाल उठाए, लेकिन देओल परिवार चुप रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बर्फ कभी पिघलेगी, लेकिन वक्त हर घाव भर देता है। 2015 में इस दीवार में पहली दरार पड़ी। जब धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल बीमार थे तो ईशा अपने चाचा से मिलने जाना चाहती थी। उस समय सनी देओल ने ही पहल की थी। उन्होंने ईशा को पिछले दरवाजे से घर के अंदर बुलाया था। वही पहला मौका था जब ईशा ने अपनी सौतेली मां प्रकाश कौर के पैर छुए थे। फिर 2023 में जब गदर 2 रिलीज हुई तो दुनिया ने एक चमत्कार देखा। ईशा देओल ने अपने भाई सनी की फिल्म की स्क्रीनिंग रखी और वहां सनी, बॉबी, ईशा और आहाना चारों एक साथ फोटो में दिखे। उस एक तस्वीर ने साबित कर दिया कि पुरानी कड़वाहट अब खत्म हो चुकी है। सनी देओल ने उस समय कहा था, ये मेरी बहनें हैं। और आज 1 दिसंबर की इस मुलाकात ने उस सच पर एक पक्की मुहर लगा दी है। सोचिए उस रात का मंजर कैसा रहा होगा। हेमा मालिनी, जो हमेशा एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला की तरह खड़ी रहीं, जिन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज जब उनका जीवन साथी चला गया तो वो भीतर से अकेली पड़ गई होंगी। ऐसे में सनी देओल का उनके घर जाना, उनके पास बैठना, ये कहना ही था, मां मैं हूं। भले ही ये शब्द सनी ने जुबान से न कहे हों, लेकिन उनकी मौजूदगी ने सब कह दिया। उस रात सनी देओल ने सिर्फ एक बेटे का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि समाज को भी एक बड़ा संदेश दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। उन्होंने उन सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो सोचते थे कि धर्मेंद्र के जाने के बाद यह परिवार टूट जाएगा। टूटना तो दूर, यह परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर जुड़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात की मुलाकात बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन जितनी देर सनी वहां रहे, माहौल बेहद अपनापन भरा था। घर के अंदर ईशा और आहाना ने अपने बड़े भाई का सम्मान के साथ स्वागत किया। भरत तख्तानी, जो परिवार के हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, वो भी वहां एक स्तंभ की तरह मौजूद थे। ये दृश्य अपने आप में सुकून देने वाला था कि तलाक के बाद भी रिश्तों की मर्यादा कैसे निभाई जाती है। ये देओल परिवार से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। सनी देओल, जो फिल्मों में 2.5 किलो का हाथ दिखाते हैं, असल जिंदगी में उनका दिल सोने का है। उन्होंने अपने पिता की उस इच्छा को पूरा किया जो शायद धर्म पाजी अपने जीवन में पूरी तरह नहीं कर पाए, दोनों परिवारों को एक ही छत के नीचे लाना। अब एक और पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है। धर्मेंद्र जी के अंतिम दिनों को लेकर हेमा मालिनी ने एक फिल्म मेकर को बताया था कि धर्म पाजी के आखिरी दिन बहुत कष्टदायी थे। वो बेहद दर्द में थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपना दर्द महसूस नहीं होने दिया।
वो नहीं चाहते थे कि उनके फैंस उन्हें कमज़ोर, बीमार या लाचार हालत में देखें। वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए जिंदा दिल ही मैन के रूप में याद रखे। इसीलिए उनका अंतिम संस्कार भी बहुत निजी रखा गया, जल्दबाजी में, सीमित लोगों की मौजूदगी में। फैंस नाराज थे क्योंकि वो अपने हीरो का अंतिम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन परिवार ने फैंस की नाराजगी मोल लेकर भी धर्मेंद्र जी की आखिरी इच्छा का सम्मान किया। उस वक्त सनी देओल खुद को मुश्किल से संभाले हुए थे, लेकिन जब मीडिया ने उनकी निजता में दखल देने की कोशिश की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। आपने वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें वो पापराजी पर चिल्लाए थे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये गुस्सा एक बेटे का था जो पिता को खोने के दर्द और मीडिया की असंवेदनशीलता के बीच फंसा हुआ था। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि धर्मेंद्र जी ने अपनी वसीयत और जायदाद से भी ज्यादा कीमती चीज छोड़ी है, संस्कार। 450 करोड़ की संपत्ति का क्या होगा, यह अब उतना बड़ा सवाल नहीं रह गया है, क्योंकि जिस परिवार में इतना प्रेम और सम्मान हो वहां बंटवारे कागजों से नहीं, दिलों की रजामंदी से होते हैं। लोनावाला का वो फार्म हाउस जिसे धर्म पाजी ने अपनी मेहनत से सींचा था, जहां वो खेती करते थे, अपनी भैंसों और घोड़ों के साथ वक्त बिताते थे, अब उनकी यादों का एक मंदिर बन जाएगा। सनी और बॉबी, जो अब इस विरासत के रखवाले हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी बहनों का उस पर उतना ही हक है जितना उनका। ये पूरी घटना हमें सिखाती है कि जीवन बहुत छोटा है। पुरानी रंजिशें, गिले शिकवे, ये सब मौत के आगे बहुत छोटे साबित होते हैं। 40 साल पुरानी दूरी को खत्म करने के लिए सनी देओल को सिर्फ एक कदम उठाना पड़ा, हेमा मालिनी के घर जाने का कदम, और इसी एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। हो सकता है आने वाले समय में हम देखें कि किसी त्योहार, किसी शादी या किसी पारिवारिक मौके पर पूरा देओल परिवार एक साथ खड़ा हो। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी शायद कभी आमने सामने न आए, क्योंकि दोनों ने अपनी मर्यादा की एक सम्मानजनक दूरी बनाई है, लेकिन उनके बच्चे अब एक हैं। सनी देओल ने अपने पिता की जगह ले ली है। अब वो देओल खानदान के नए वटवृक्ष हैं, जिनकी छांव में ईशा और अहाना उतनी ही सुरक्षित हैं जितने करण और राजवीर। बॉलीवुड की गॉसिप गलियारों में अक्सर परिवार टूटते हुए दिखाई देते हैं, जायदाद के लिए लड़ते हुए, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए। लेकिन देओल परिवार की यह कहानी एक अपवाद है, एक उम्मीद है। 1 दिसंबर की वो रात इतिहास में इसलिए याद रखी जाएगी क्योंकि उस रात एक बेटे ने पुरानी कस्मों को तोड़कर नए रिश्तों की नींव रखी। उस रात सनी देओल सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक असली हीरो बनकर उभरे। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी अपने पिता की परछाई हैं। नरम दिल, भावुक और परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले। तो दोस्तों, ये थी उस रात की पूरी सच्चाई। न कोई झगड़ा, न कोई क्लेश, बस आंसू, यादें और एक नई शुरुआत। सनी देओल का हेमा मालिनी के घर जाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक परिवार के एकजुट होने का ऐलान था। 450 करोड़ की संपत्ति तो आती जाती रहेगी, लेकिन उस रात सनी देओल ने जो कमाया वह किसी पुरस्कार, किसी शोहरत, किसी दौलत से कहीं बड़ा था। उन्होंने पाया अपनी बहनों का स्नेह और अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी का आशीर्वाद। ये रिश्ता पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये तो वही विरासत है जो इंसान अपने कर्मों से कमाता है। अब सवाल यह है, क्या सनी देओल ने जो कदम उठाया वह सही था? क्या यह वही पुल है जो सालों से बिछड़े रिश्तों को फिर से एक कर सकता है? क्या आने वाले त्योहार, राखी, दिवाली या पारिवारिक समारोह हमें देओल परिवार को एक साथ मुस्कुराते हुए देखने का मौका देंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी धर्मपाजी के सच्चे फैन हैं और परिवार के इस मिलन से खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दुनिया को बताएं कि असली परिवार किसे कहते हैं और असली संस्कार क्या होते हैं। बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी, अनकही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।